vegetative propagation. स्पोर फॉर्मेशन है क्या तुम्हारे पीछे कोई? बर्डिंग के बाद अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन। थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, पूरा बता देंगे। न्यू इसमें क्या होता है कि इन दिस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट पार्ट। किससे मिल जाए बोलो? प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट से नया प्लांट बन जाएगा। कौन कौन से प्लांट पार्ट्स? या तो लीव, एग्जाम्पल लीव्स हो सकता है, रूट्स, स्टेम, इन सब में से किसी से भी हम पा सकते हैं। विदाउट सीड्स, तो ये क्या होता है? विदाउट, इसमें सीड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। विदाउट इन्वॉल्वमेंट, किसका इन्वॉल्वमेंट? ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप जानते हो, प्लांट में क्या होता है? फ्लावर, उसी में ही तो पिस्टल और कार्पेल होता है, उसी में स्टेमन होता है। तो हम किसी भी पार्ट को काट के प्लांट बना लेना, उसमें कहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? इसलिए इसको क्या कहते हैं? वानस्पतिक उत्पादन। अब जरा देखो, ऐसा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि some plants lose their viability, अपनी वो viability खो देते हैं। That is seed production ability। अब उनमें सीड नहीं उग रहा है, जैसे बनाना, तो इसलिए in that case reproductive propagation is the only method by which they can be reproduced। जब सीड है ही नहीं तो काट काट के ही आप उगा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उनके जब उनमें सीड ही नहीं है, कैसे उगाओ बताओ? उसका तना काटो, पत्ती काटो, कुछ काट करके उगाओ, तो उनमें विविधता नहीं रहेगी। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ओनली मेथड लेफ्ट। अब वही मेथड बचा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती तुम्हारी बुक में बनी हुई है, जरा देखो, इसके नॉचेस से इस तरीके की ब्रायोफिलम की पत्ती होती है और बहुत पैडी लीव होती है, इसमें बहुत खाना होता है। तो अब इसमें क्या होगा? जो इसके नॉचेस हैं वहीं से नए प्लांट उगाएंगे और फिर उनको उठा, अगर चाहो तो फिर क्या कर दो, ये ऐसे उगाए। बुक में बना हुआ है ना? तो इट इज इंडिपेंडेंटली ग्रोन। अगर जमीन पे गिर जाती है पत्ती, तो देखिए ब्रायोफिलम लीव्स, ये एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। अगला देखिए कि पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो जमीन में ट्यूबर प्लांट है। रूट के एंड में क्या होता है? पोटैटो पाया जाता है। तो जो रूट का एंड फूल जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबर प्लांट। ठीक है, तो ये पोटैटो है। अब इस पोटैटो को लो, पोटैटो में बहुत सारी आइज होती है। अगर आइज को तुम ऐसे भी घर में रखोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ बड्स आ जाएंगे और पत्तियां आ जाएंगी। अगर ज़्यादा दिन रखोगे तो क्या होगा? और नहीं तो इसके कई टुकड़े कर दो, जहाँ जहाँ आइज है, ये 5 पोटैटो के पेड़ उगाए जा सकते। आइज होना चाहिए हर टुकड़े, और जमीन में उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा के डाल दो, जिससे बैक्टीरिया का अटैक ना हो, नहीं तो सड़ जाएगा, गल जाएगा। प्रॉपरली इसको डिसइंफेक्ट करके डाल दो जमीन में। और फिर इसकी जो आइज है, इसको क्या कहते हैं? सो फ्रॉम आइज ऑफ पोटैटो न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड। और ये क्या है? इसको नॉचेस क्या कहते हैं? फ्रॉम नॉचेस ऑफ लीव ऑफ ब्रायोफिलम न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड।
फ्रॉम आई ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो है, न्यू प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड। आगे देखिए, अगर हम जमीन में, ये केन शुगर है, केन शुगर तो तुम लोगों को मालूम है ऐसे होता है, इसमें बहुत सारा ऐसे निकला रहता है कि नहीं, तो केन शुगर, अगर मैं इसमें एक ऐसा लूं कि जिसमें एक नोड जरूर हो, इसका एक टुकड़ा डाल दो, एक नोड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नोड टू नोड पूरा हो, क्या हो, अगर नोड टू नोड नहीं होगा तो फिर अंदर बैक्टीरिया चले जाएंगे, नोड उसको प्रोटेक्ट करता है, सही है। तो अब इसमें क्या होगा, इसके पास कोई विएबिलिटी नहीं है, तो इससे नया निकला है, तो केन शुगर कैन बी, ये स्टेम है। अब इसको मैंने किससे किया बोलो, स्टेम से करते हैं। अगला देखिए कि लिखिए, what are the merits of vegetative propagation? Right, merits of vegetative propagation over seeds, मतलब सीड से किया जाए और इससे किया जाए तो क्या ज्यादा ठीक है, दैट इज तुम ये गुलाब की एक कटिंग लगा दो जमीन में, बस ऐसे गाड़ दो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और उसमें थोड़े बहुत ऐसे रोज के ऐसे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब बताओ, एक बहुत छोटा सा गुलाब का सीड डालो, उसमें फास्टर होगा कि इसमें जल्दी हो जाए, इतना तो तुमने पहले ही लगा दिया, इसमें जाइलम खूब सारा पानी लेंगे, सब काम करेंगे, तो पहला क्या होगा बताइए कि दैट इज रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर, so that is in vegetative propagation, rate of growth is faster, we can get mature plant from plant part easily, सूनर, कैसे पा सकते हैं, सूनर देन सीड, सीड जर्मिनेशन, अब सीड जर्मिनेशन कराओ, उससे अच्छा तो इसी से ही करवा लो। दूसरी चीज, सम प्लांट्स लीव लॉस्ट देयर विएबिलिटी, अपनी सीड या बीज उत्पादन क्षमता को खो चुके हैं, फॉर देम, जैसे lost their viability मैंने वहां लिखा दिया, so vegetative propagation is only method left। तीसरी चीज, less chance of attack of pathogen, छोटा सा प्लांटलेट है, उसमें कीड़ा आके खा जाएगा, इतना बड़ा है, कोई खा पाएगा इसको, सो लेस चांस ऑफ अटैक ऑफ पैथोजन। इसका मतलब क्या है कि इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई टू पैथोजन, बायोटिक रेजिस्टेंस। चौथा, लेस एयर इज नीडेड, सीड वाले में तो अगर सुबह शाम पानी नहीं दिया तो ये मर जाएगा, ये नहीं मरेगा, सो लेस एयर इज नीडेड। अब जरा देखें, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अलावा, ये तो है कि किसी का कोई पत्ता गिर गया, आलू गिर गया तो निकल सकता है। वन मोर इज, ठीक है, नाउ ह्यूमंस आर डूइंग हैव रिप्लेस्ड दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इफ देयर इज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन इट देन इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। उसे देखो,
नाउ चलिए इसमें क्या चीज होती है? आर्टिफिशियल propagation of plants. Now, if growing of many plants from single plant involves man-made method, इंसानों ने भी कुछ मेथड डेवलप किए हैं, देन इट इज कॉल्ड, तब इसे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। अब ब्रायोफिलम की पत्ती गिर गई, उसमें से तो अपने आप ही निकल पाएगा, वो तो नेचर ने किया है। आलू ऐसे ही गिर गया जमीन से तो अपने आप ही उगने लगता है, आलू से आलू निकलने लगता है, वो सब नेचुरल था। लेकिन ये मैन मेड, इसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है। ये 3 मेथड से किया जा सकता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसके कौन मेथड है? इट इज डन बाय 3 मेथड्स। पहला कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या चीज होती है? ना, कटिंग का मतलब है इफ किसी भी प्लांट में से ऐसा कर दिया जाए, जैसे इफ a small part, if small यंग स्टेम होनी चाहिए, बिल्कुल पुरानी नहीं हो, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए, लेटरल मेरिस्टेम होना चाहिए। लेटरल मेरिस्टेम तुम लोग जानते हो क्या होता है? ये साइड में ये जो पूरा ये सब क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। ऊपर एपिकल हो जाएगा, और कहीं अगर नोड है तो इंटरकैलरी हो जाएगा यहाँ। तो स्मॉल यंग, ठीक है, पार्ट ऑफ प्लांट is removed from sharp knife। ऐसा कट करना है बिल्कुल जाइलम फ्लोएम डैमेज ना हो कि पता चला मार के कट करना है, सारा जाइलम फ्लोएम ही पिचक गया, डैमेज नहीं करना, नहीं तो फिर वो कैसे उसमें से जमीन से ले पाएगा। ऐसे मारो सीधा कट जाएगा। फ्रॉम शार्प नाइफ तो क्या होगा? फिर उसमें हल्दी लगा दीजिए या कुछ ऐसी चीज लगा दीजिए जो उसको डिसइंफेक्ट कर दो, एंड बरीड अंडरग्राउंड। और क्या हो जाएगा? एंड बरीड अंडर, देन आफ्टर सम टाइम it develops roots and start growing, तो ग्रो करने लगेगा। ऐसा मेथड किसमें किया जाता है? जैसे कि मैंने एक गुलाब लिया, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कट करने से पहले उसमें एक नोड होना चाहिए। तो एक नोड होना चाहिए जहां पर एक गांठ हो, नहीं तो फिर नहीं उगेगा। अगर आपने बिना नोड का ले लिया ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में प्लांट में कहीं ना कहीं नोड होते हैं जहां से नई नई ब्रांचेस निकलती, उसे नोड है। तो नोड होगा तो हो जाएगा। ये हमने किया, तो थोड़ी दिनों में क्या होगा बताइए? जहां नोड है वहां से इसमें से तो रूट्स निकलने लगेंगे धीरे धीरे टाइम, और जहां नोड है यहाँ से क्या निकल जाएगी? धीरे धीरे। तो फिर उसमें भी लिखना पड़ेगा ना कि स्मॉल यंग पार्ट ऑफ प्लांट विद नोड। नोड लिख लीजिए, और वरना यहाँ पे दिखाया ही इट शुड कंटेन ए नोड। इसमें क्या होना चाहिए? जैसे हमने गन्ने में भी देखा था, नोड तो होना ही चाहिए।
ना, इसका एग्जाम्पल पूरा एमसीक्यू है, ये जितना मैं दिखा रहा हूँ एमसीक्यू की वजह से ही पढ़ा रहा हूँ। देखो कटिंग किस में की जा सकती है ना, सारे एग्जाम्पल एमसीक्यू। इट इज डन इन बोगेनविलिया, क्राइसेंथेमम, ग्रेप, शुगर केन, बनाना, कैक्टस। तो एग्जाम्पल है, देखो शुगर केन लिखो, ये एग्जाम्पल आएगा। शुगर केन रोज में भी होता है, कैक्टस में भी होता है, बनाना में भी होता है। बनाना में स्टेम को काट के करते हैं, जो लोग हों केरला के वही जानते होंगे ना। अब आगे को देखो, कैन बी शोन बोगेनविलिया और क्राइसेंथेमम ग्रेप्स और क्राइसेंथेमम, ये सब डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल प्लांट है। क्राइसेंथेमम, बोगेनविलिया वो पेड़ है जो बिल्कुल फूलों से भर जाता है, बोगेनविलिया भी दिखा रहे हैं, ठीक है। बोगेनविलिया, तो ये सारी चीजें ऐसा होगा। ग्रेप, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, इट इज डन बाय कटिंग। रोज तो मैंने लिख दिया है, ये सब इसको जितना याद कर सकते हो अच्छा ही रहेगा, बाकी मैं फैमिलाइजेशन करा दूंगा। नेक्स्ट इज लेयरिंग। तो अगली कैटेगरी क्या है कि लेयरिंग के द्वारा कैसे करें। ना लेयरिंग देखो, लेयरिंग इज, इसमें क्या करते हैं, ये स्ट्रॉबेरी में होता है। ऐसा मान लीजिए मेरा स्ट्रॉबेरी का बेरी का ये झाड़ टाइप पौधा होगा, इसमें क्या होगा, ये बुशी है। एक हमने देखा था, एक होती है हर्ब्स, एक श्रब्स होते हैं, एक ट्रीज होता है, तो ये श्रब है। ओके, स्ट्रॉबेरी एक श्रब है और इसमें ऐसे बहुत सारे पत्तियां निकली रहेंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से एक लेयर को जमीन के अंदर बरी कर देंगे, मिट्टी डाल देंगे। इसमें पत्तियां निकली हुई हैं लेकिन हमें उससे चिंता नहीं है, मिट्टी के कांटेक्ट में आने से क्या होगा बताओ, ठीक है। इसको कहते हैं लेयरिंग, सही है। मिट्टी के कांटेक्ट में आने से इसमें क्या निकल आएंगी, और फिर इसको ऐसे कट करें ना। इट इज डाइसेक्टेड, दैट इज कट फ्रॉम हियर। और अगर ऐसे कट कर दिया तो फिर ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह ग्रो हो गया, सही। जमीन में दबा दिया उसकी एक रूट को, क्योंकि वो तो ऐसे फैली हुई है, चारों तरफ से दबा दिया अलग अलग पेड़, तो नई मिट्टी से वो लेंगे। अब एक ही जगह से न्यूट्रिशन से अच्छा कि पूरा बगीचा पड़ा, वहाँ से भी लो वहाँ से भी लो, धीरे धीरे फैलाते जाऊंगा, पूरे हमारे स्ट्रॉबेरी हो गए, है कि नहीं। एक ही जगह तो कहाँ न्यूट्रिशन है, खत्म हो जाएगा, और 10 जगह से लोगे तो अच्छा रहेगा। तो लेयरिंग क्या चीज़ बताइए, ए ब्रांच ऑफ प्लांट, और एक इसमें क्या करी जाती, जमीन में डाल के उसके ऊपर लकड़ी लगा दी जाती कि वो निकलना। ऐसे लकड़ी होती है जैसे हेयर पिन नहीं है, छोटा है तो हेयर पिन ही गाड़ दो, और नहीं तो एक ऐसा कोई लोहे का बना के गाड़ दो, बस दब जाए। हाँ, ये क्राइसेंथेमम बोगेनविलिया, इसको क्या कहते हैं, बोगेनविलिया। ये बिल्कुल डेकोरेटिव है, पूरे घर में बाहर आ जाएगी। तो इसको क्या कहा जाएगा बताइए, दैट इज बोगेनविलिया। ये दिखा देते हैं, फिर आगे की बात करें। लेयरिंग में क्या होगा वो भी आता है।
बोगनविलिया। बोगनविलिया देखो ऐसे तुमने देखे किसी बहुत अच्छे घरों में पूरा ऐसे फैल जाता वैसे है, वैसे ये देखिए बहुत जगह होता है। अच्छा, क्राइसिंथीमम, ये देखो कितना सुंदर है। गुलदाउदी, इसका हिंदी नाम क्या है? हाँ जैसे गुलदाउदी। देखा एक पेड़ पे एक ही फूल आएगा, खूब बड़ा असर है इतना बड़ा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। That is लेयरिंग इन स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में लेयरिंग देखो, Layering in strawberry. तो ये लोग क्या करते हैं, ये अच्छा दिखा है। ये क्या करेगा, कहीं से वो मेन वाले बड़े गमले से इसे दबा दिया। देखो कैसे कर रहा है, इसमें कुछ कर देगा ऐसे, इसी को दबा देगा। ऐसा करने से क्या होगा बोलो, जैसे चिमटी के आकार का बना दिया, अब उसी को ये है जहां नोड है उसी के पास नोड से रूट भी निकल आती, मालूम है? नोड बहुत पावरफुल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, चाहे उसे रूट बना लो चाहे शूट बना लो, सही है कि नहीं? और कहीं से ना निकले, देखो नोड ही दबा दे रहा। अब थोड़े दिनों में बाद देखेगा तो क्या होगा बताओ, ये सब में लगा दे रहा है। देखो स्ट्रॉबेरी उग गई, पहले से ही उगी। अब अगला देखो, ये तो तुमको पता चल गया ना कैसे किया जाता है। अब ये देखो, कटिंग इन रोज प्लांट। कटिंग कैसे करते हैं, खैर ये तो सबको पता Cutting in होगा। rose plant. कटिंग कर लिया, और ये देखो कटिंग ही लगा दिया आलू पे ऐसे, ठीक है? धीरे धीरे इसे में क्या आ जाएगा, इसी में ये रहने देता, बनाना में रहने देता तो आ जाती वो प्रोडक्ट। इतनी बात तुमको समझाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, Vegetative ये propagation. देखो आलू में ये आइज है, तो इसमें क्या है, आइज में से क्या निकलने लगेगा धीरे धीरे। इसी को तुम अलग अलग कट करके 10 आलू के पेड़ लगा सकते हो। ये देखो, अगर रोज है तो क्या करो, ऐसा काटो कि उसमें नोड रह जाए। ये दूसरा कुछ प्रोसेस कर रहा है प्रोपगेशन, कई तरीके के नए नए मेथड है। आज हमारे पास कुछ सकुलेंट्स हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं ऐसी फ्लेश। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें देखो ब्रायोफिलम इंपॉर्टेंट है। पत्ती है ब्रायोफिलम की, अगर गिर जाए जमीन में, ठीक है? बेगोनिया भी करता है। ये देखो ब्रायोफिलम में सिंगल प्रोपगेशन इन ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में देखिए आप प्रोपगेशन, Cut propagation in bright. ये देखो, ये ऐसी मोटी मोटी पत्तियां, देखो कितने छोटे छोटे नॉच हैं, और उससे इसने जमीन में डाल दिया। ये पता है चट्टा इसको बोलते हैं। ये देखो, दिख रहा है, ये छोटे उसके देखो बेटा, हम लोगों के पास लीफ ऑफ ब्रायोफिलम जो है वो यहाँ पे है, तो ये देखो छोटे छोटे बड्स जो है वो यहाँ पे ब्रायोफिलम के प्रेजेंट है। अगर इसमें से जो बड्स यूजुअली जो है वो हवा या पानी से जो है वो गिर के देखो रूट भी दिख रही है, दिख रही है? आपको दिख रही होंगी। तो जैसे ही ये मॉइस्ट सॉइल के ऊपर जो है वो गिरते हैं तो नए ब्रायोफिलम अब इससे निकल गया, इसे दिखाया नहीं। ये है सब ब्रायोफिलम, तुम्हें पता चल गया ना? Propagate by mother देखो of कितने सारे हैं। succulents. Remove the cups चलो। growing off. पूरी बात समझ में आ गई? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रायोफिलम को पता नहीं। हिंदी अब ये देखो, अब आगे देखो, लेयरिंग क्या होता है? दैट इज ए ब्रांच ऑफ प्लांट, ब्रांच ऑफ प्लांट इज बरीड। कहाँ बरीड किया जाता है? अंडर
ग्राउंड। आफ्टर सम टाइम क्या होगा बोलो? आफ्टर सम टाइम रूट्स गेट डेवलप्ड इन इट। नाउ इट इज डिटैच्ड फ्रॉम, अब इसे किससे अलग किया जाएगा? फ्रॉम मेन प्लांट या पेरेंट प्लांट, किससे अलग करिए? पेरेंट प्लांट। इट एग्जिस्ट्स एज यंग प्लांट और ये अपना अलग न्यूट्रिशन लेगा। ऐसा किसमें किया जाएगा? एक एग्जांपल तो मैंने दिखा दिया, दैट इज स्ट्रॉबेरी। और एग्जांपल इसके सब इम्पोर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अगला लिखो, दैट इज। इसके अलावा जिसने देखा होगा लेमन के पेड़ में भी ऐसा कर सकते हो, गुआवा में भी कर सकते हो, बोगनविलिया, जैस्मिन, जैस्मिन तक बन पैदा हो, जैस्मिन। और तुम्हारे यहाँ है जैस्मिन के पेड़? ठीक है, जैस्मिन। और बहुत खुशबू देता है लेमन। और क्या हो सकता है? हिबिस्कस। हिबिस्कस को गुड़हल या चाइना रोज भी कहते हैं, चाइना रोज है। और बोगनविलिया इसका भी एग्जांपल है, बोगनविलिया। सही है। मुख्य कुछ आप देख लें, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी मुख्य है, बोगनविलिया दोनों में है। उसको कटिंग से किया जा सकता है, 2-4 बार देख लेना बस पता चल जाएगा। हाँ। मनी प्लांट जैसे होता है ना, हाँ मनी प्लांट हो सकता है। मनी प्लांट तो बड़े आराम से ऐसे ही पानी टच हो जाए तो ही झूठा रहता है। मनी प्लांट लिख लो, दबाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टच ही हो जाएगी ना मिट्टी तो भी उगा देगा। तो मनी प्लांट भी लिख सकती हो। मनी प्लांट में इतने ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कहीं भी कुछ छू जाए कुछ हो जाए ऐसे ही होने लगता है, नहीं? अब देखो ग्राफ्टिंग क्या होती है? क्या तुम ऐसा सोचती हो कि एक ही पेड़ उसमें जब मर्जी हो आम तोड़ लें, कभी अमरूद तोड़ लें, कभी आम ये बना, ऐसा सोचो? यही ग्राफ्टिंग, एक ही पेड़ में सारे फल। अच्छा, तो तुम क्या करो, गुआवा लो और गुआवा के ऊपर के एक स्टॉक होगा स्कियॉन, और उसको किसी दूसरे में लगा दो तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड टी। ये देखो, Look, the cups growing. सिंगल ट्री विद मैनी डिफरेंट फ्रूट्स। Single tree with ऐसा देखो, different fruits. एक ही पेड़ में अलग अलग This tree has 40 different Light fruits. It's a tree of 40 fruit का बना लिया। project that grows peaches, plums, देखो, cherries, and सब एक ही में से all on निकालना the है। same tree through grafting. Nature meets Grafting। art. Subscribe if you देखो thought कितना this अच्छा was कर दिया। possible. अगर ये पेड़ आपके घर लग गया तो समझो आपकी मौज हो गई, क्योंकि एक ऐसा पेड़ है जो 40 अलग अलग तरह का फल देता है। इस जादुई पेड़ को बनाया है अमेरिकी प्रोफेसर सैम वानकेन, जिसके लिए 2000 साल पुरानी तकनीक ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में एक पेड़ के डालियों को दूसरे पेड़ से जोड़ा जाता है और हर डाली अलग अलग फल देती है। बशर्ते ये कि सब फल एक ही परिवार के होने चाहिए, जैसे नींबू, ऑरेंज, मौसमी या फिर आम, कदम। दोस्तों क्या आपको पता है जो हम डेली समझ में आ गई बात कि नहीं? यही चीज जब हम देखना चाहते हैं वैसे इन्होंने इस तरह तो कोई भी अमरूद और सेब का पेड़ एक ही साथ लगा सकता है, जिससे दोनों एक ही पेड़ में फलेंगे। मतलब पहले तो कुछ इस तरीके से उनको काट के टैप की मदद से जोड़ देना है और फिर उनके दोनों साइड कोलगेट लगाकर छोड़ देना है, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी इस चीज की। मतलब इस गाढ़े पेस्ट को पहले मिट्टी में डाल के ऊपर से उस फल को। सही है। तो अब आपने इतना तो जान लिया कि ये होता है। इसका नाम स्वर्ग में कल्प वृक्ष कहा जाता है, जिससे सब कुछ मिले उसे क्या कहेंगे? कल्प वृक्ष। जब समुद्र मंथन में ये निकला था ग्राफ्टेड पेड़, तो इंद्र ने कहा था ये हमें दे दो। देवताओं में होता था ना शुरू में मंथन, तो उन्होंने कहा ये हमें दो। 4 चीजें तो इंद्र ही दे गए उनमें ये भी ना। इसमें क्या होता है जरा चेक करें। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में एक पेड़ में से कुछ पोर्शन, ये उसका रूट्स है, इसको क्या कहेंगे? स्टॉक। और दूसरा क्या है कि एक इसके ऊपर इसका शूट है जो इसमें बांधा जाएगा, इसको स्कियॉन कहेंगे।
और इसलिए इसको टेप से बांधते हैं, हर तरफ से वैक्स लगा देते हैं कि कोई पैथोजन इंटर ना कर सके, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है और इसमें थोड़े से नोड्स होंगे। ये क्या है? नोड होने जरूरी है, वहीं से चीज़ें निकलेंगी। इसको कहेंगे स्कियन। अब दोनों को आपस में बांध के और फिर एक वैसा ही होना चाहिए वैस्कुलर बंडल, ये नहीं कि ये इतना मोटा ये पतला, तो उसका जाइलम इसके जाइलम से मिल ही नहीं पाएगा। सेम होंगे तो वहीं वहीं उनके जाइलम स्वयं होंगे, और एक इतना मोटा एक छोटा सा, तो प्राप्त कर पाओगे क्या? वो टैली नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको हम क्या करें, ऐसे टेप से बांध दें, टेप से बांध तो, और बाकी इसमें जो नोट्स हैं उनसे पेड़ निकल आएगा। ये देखो, तो दिस इज टेप कर दिया गया है। तो क्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस द cut stem of one plant is attached with, in this cut stem of one plant, इसको नाम दिया गया स्कियन, जो ऊपर है उसे ऑन, is attached with, जो नीचे है उसे स्टॉक का है क्योंकि वो जमीन से लेगा, with, ठीक है, with stem of other plant attached to ground। ये भी स्टेम ही है। एक स्टेम को तुमने किससे जोड़ा? दूसरे के स्टेम से ही तो जोड़ा। स्टेम ऑफ अदर प्लांट अटैच्ड टू ग्राउंड। एंड इसके बाद क्या किया जाएगा, इट इज कवर्ड विथ टेप। इससे क्या होगा, नाउ दे विल ग्रो एज सिंगल प्लांट। ये टेक्निक इसलिए भी यूज की जाती है, मान लो जिसमें जड़ों का नेटवर्क खूब फैला हो, हम एक छोटा सा कुछ लगा दें उसमें, पूरा काट के कहीं से कहीं पे, तो वो जो दूसरा ऊपर वाली चीज है, बहुत डेकोरेटिव प्लांट है, किसी से कटिंग ले आए, हमारे घर में जड़ें हैं अमरूद की, आम की, लेकिन दूसरे के यहाँ से क्राइसेंथीमम ले आए और जड़ खूब फैली है, अब मैं उसमें जरा सा क्राइसेंथीमम टच कर दूं, वो जड़ इतना पानी देगी कि 15 दिन में क्राइसेंथीमम ही क्राइसेंथीमम घर में, जड़ इतनी सारी है। बोलो बात समझे, मतलब एक तुम डेकोरेटिव प्लांट ले आओ, ऑर्नामेंटल प्लांट जो 500-600 रुपए का मिलता हो, लेकिन अब तुम 500-600 रुपए का लाए हो, छोटा सा प्लांट है, तो उसकी सारी रूट्स कट कर लो, सारी स्टेम क्या कर लो, कट कर लो। जो तुम्हारे घर के फालतू के पेड़ हैं उनसे कहो अब तुम्हारा काम है बस पानी देना, तुम ऊपर फालतू पत्तियां दे रहे हो, कुछ बोरिंग है सब, उनका ऊपर का सब काट डालो और सब में क्राइसेंथीमम लगाओ। क्या लगाओ? टेप से बांध लो, तो तुम्हारे घर में क्राइसेंथीमम हो जाएंगे। फालतू के मनी प्लांट दिख रहे थे, घर को भर रहे थे, हटाओ सारे मनी प्लांट, जड़ से उनसे कहो तुम पानी दो, बस तुम पानी ही देने के लायक, पानी तो देंगे, ऊपर दूसरी चीज, जड़ मनी प्लांट की और ऊपर गुलदाउदी, तो फ्रूट देंगे, समझ आ गई बात? तो ये खूब चल रहा है आजकल में, हैं? फ्रूट और कोई मतलब सब कुछ देंगे, जो तुम लगाओगे वही देंगे। अब इस चीज को क्या कहेंगे? नाउ सो द न्यू प्लांट विल हैव, न्यू प्लांट में क्या होगा, विल हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कियन। उसमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी? स्कियन की, स्टॉक की नहीं होगी। विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कियन, जो तुमने ऊपर प्लांटिंग की। अब आगे देखो, इसको किस तरीके से किया जाता है, इसका एग्जांपल देखो, एप्पल, एप्पल, पीच, नाशपाती, एप्रिकॉट, सब महंगे महंगे हैं, ठीक है। पियर को नाशपाती कहते हैं, पीच और आड़ू को कहते हैं पियर, ये सारी चीजें इससे लगे तो महंगे महंगे। इट इज ऑफन ग्राफ्टेड। अब आगे का देखें कि
टिश्यू कल्चर। अब इसी का 7th टाइप है टिश्यू। अभी आपको क्या बता दिया बताइए, जैसे मैंने बता दिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल बता दिया। टिश्यू कल्चर कि जब मान लीजिए कि कोई एक पेड़ है, अब किसी भी ट्री में जो सबसे ग्रोइंग टिप है इतना पोर्शन, इसको कट कर दो, ठीक है, और डिब्बे में बंद कर दो, और डिब्बे में ले जाके ट्रंक को ब्यूटेन को दे आपको, बोलो ये लो हमारा एक टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक है सर, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो और पेट्री डिश में आकार मीडियम में इसको डाल दो, फिर धीरे धीरे से कैलस उगेगा, पूरे अमेरिका में फैला दो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पूरा पेड़ नहीं ले जाने की जरूरत है, पौधा नहीं, डिब्बी दो, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे यहाँ भेजा गया क्राइसिंथीमम, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल, ऑस्ट्रेलिया से उठा के लाए थे जवाहरलाल नेहरू, और अब हर साल 10,000 करोड़ रुपए उसको झील से सफा करने में जा रहे हैं। उनको बड़ा सुंदर लग गया, बोले ये दो मुझे। और वो ऐसा झील में उगता है जहाँ जाओ, उसने क्या किया, सारी झील में उग के सारी ऑक्सीजन ले लेता है, नीचे की सब मछलियां मर जाती हैं, सारी नदी एक एक करके यमुना को भी उसने खा। कितना सा टिश्यू लाए थे, कहाँ से लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रेलिया। टिश्यू कल्चर का मतलब समझो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आप उसमें बहुत पोटेंशियल है, कितना उगाना चाहोगे और कैसा उगाओगे। सबसे पहले उसके बहुत सारे टुकड़े कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों को AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के सोल्यूशन में डालो, जब छोटे छोटे प्लांट आ जाएं उनको जाके जमीन में उगाया। सबसे पहले इनके छोटे छोटे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टुकड़े करो, उनको एक न्यूट्रिशनल मीडियम में डालो, सिल्वर ब्रोमाइड। जब ये प्लांटलेट्स बन जाएं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, तो इनको ये क्या कहलाएगा, छोटे छोटे टुकड़े किए, चाहे तुम उसके एपेक्स के कर लो जो सबसे टिप है, और फिर उसको तुम मीडियम में डाल दो, न्यूट्रिशन बढ़ गए, थोड़े और बढ़ गए। इस चीज़ को क्या कहेंगे बोलो, टिश्यू कल्चर। छोटे छोटे टिप किए, प्लांट्स बनाए, और उसको कंट्रोल मीडियम में धीरे धीरे बढ़ा के जब बड़े हो तो बाहर लगा टिश्यू कल्चर। छोटे छोटे पोर्शन कर दिए, थोड़े बड़े हो गए और बड़े हो गए, जब इतने बड़े हो गए वही मीडियम है, अलग अलग मीडियम है पानी। जब इतना बड़ा हो जाए उसको कहते हैं कैलस। तो टिश्यू अब कैलस बन जाएगा जब उसमें रूट और शूट निकल। पहले टिश्यू है, फिर धीरे धीरे रूट शूट निकला तो उसे कैलस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और मेरिट इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें समझ में आ गया, कई टुकड़े किए अलग अलग करके बढ़ने लग गए, जब रूट शूट निकला है तो कैलस कहेंगे, फिर पूरा प्लांट आ जाएगा। प्लांट ड्रैगन फ्रूट का बताना है, छोटे छोटे टुकड़े किए, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद क्या किया गया बोलो, इसको जब प्लांटर्स आ गया देन इट इज साइड पे लगा दिया। छोटे छोटे टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद ग्रो करने लगे, टिप लिया है, जब उनमें रूट शूट आया तो कैलस है, उसको काट किया, बड़ा हो गया, प्लांट तक चल। टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन समझिए, टिश्यू कल्चर की मेरिट्स हैं, दो चीज देखिए। प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट, इसमें से बताओ फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स, जो सबसे कोमल पार्ट होता है प्लांट को, तुमने देखा होगा ना, कोमल पार्ट, टिप्स ऑफ ग्रोइंग टिप्स ऑफ ए प्लांट। तो प्रोपगेशन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर, क्योंकि अभी वो तो सब कुछ बन सकता है, वो मेरिस्टेमेटिक है, वो रूट भी बना देगा, शूट भी बना देगा, इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। दिस कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसको किस में डाल देंगे, विच इज पुट इन न्यूट्रिशन मीडियम, उसको किस में डाल दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें हार्मोन्स होंगे इन न्यूट्रिशन मीडियम।
और न्यूट्रिशन मीडियम में ग्रोथ हार्मोन होंगे, हैविंग ग्रोथ हार्मोन, वो जल्दी जल्दी इसको और बढ़ा देंगे। एलोवेरा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नाउ इट डेवलप्स इट्स टाइनी टिश्यूज डेवलप इनटू मेनी प्लांटलेट्स, क्या हो जाएगा, एंड नाउ इट इज प्लांटेड एट साइट। इट डेवलप्स into many plantlets which is planted in field। अब उसे फील्ड में ले आओ। कहने का मतलब है कि there are some advantages of tissue culture। तो हमने अभी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा, उसका सीड पे एडवांटेज देखा, अब उस पे इसका देखो, ये सबसे अच्छा है। दैट इज एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, तो भी देख लो। टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टिश्यू से बना रहे हैं तो इसलिए इसे क्या कहा गया, ये इतना छोटा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी छोटी छोटी चीज है। नाउ इसका एडवांटेज भी देखिए, इट इज वेरी फास्ट टेक्निक। पूरे देश में तुम उगा सकते हो, इतना मोदी जी डिब्बी में दे जाए, एक साथ अमेरिका में हजारों उगा। सो इट इज वेरी फास्ट टेक्निक। 1000 ऑफ प्लांटलेट्स, ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही छोटे से मेरिस्टेमेटिक, thousands of new plants can be grown from a small piece of tip। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि जो न्यू प्लांट आपने प्रोड्यूस किए वो कंट्रोल्ड मीडियम में तुमने प्रोड्यूस किए, उसको पेट्री डिश में डाला जैसे मैंने दिखाया था, तो ये डिसीज फ्री रहेंगे। खेत तक पहुंचते पहुंचते उनमें इतना डिसीज फ्री डिसीज रेजिस्टेंस है, वहाँ पहले किसी ने उस पर अटैक ही नहीं किया, शुरू से स्वस्थ तो रहता रहा। तो सच प्लांट्स आर डिसीज फ्री। इट कैन बी यूज्ड इन एनी प्लांट। उसके लिए नहीं कि उतना स्ट्रॉबेरी में लेयरिंग, उसमें कुछ सोचना नहीं, बस टिश्यू काटो काम करो वो। इट कैन बी ट्राइड, इट वर्क्स ऑन ऑल प्लांट्स, herbs, shrubs, trees, सब में होता है। इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, और इससे ऑर्नामेंटल प्लांट भी किया जा सकते हैं। इट कैन बी ट्राइड, इसके लिए कोई पतझड़ सावन बसंत बहार के मौसम नहीं चाहिए, एक बरस के मौसम चाहिए। इसको कभी भी चाहे तुम पतझड़ में लगाओ, बसंत में लगाओ, बहार में लगाओ, चाहे सावन में लगाओ, हर समय साल के 12 महीने उगाओ। सो इट कैन बी ग्रोन एट एनी पीरियड ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। इट कैन बी ग्रोन इन एनी सीजन या एनी क्लाइमेट। तो इस तरीके से ये भी खूबी है। इट इज यूज्ड इन ऑर्नामेंटल प्लांट, वेरी लेस स्पेस इज नीडेड। इसको कमरे में भी शुरू किया जा सकता है, नीडेड, ठीक है, टू डेवलप न्यू प्लांट्स। इट इज मोस्टली ट्राइड ऑन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये इसका नोट है। इट इज ट्राइड या यूज्ड इन ornamental now that is sexual reproduction in animals। ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया है, अब आगे देखते हैं।
हाउस ही पैटर्न क्या? फिर स्पोर फॉर्मेशन में आना। अच्छा, एक स्पोर्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, स्पोर्ट फॉर्मेशन। तो 8th मेथड क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन। ओके, ऐसा ब्रेड में होगा। तो ब्रेड में क्या चीज होती है? ये ब्रेड का पीस है, इसमें छोटे छोटे, जब हम देखते हैं 3-4 दिन ऐसे रख दो तो ऐसे इसमें रूट्स निकल आएंगे जो ब्रेड में लगी रहेंगी। बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, और साथ में इसको ब्रेड माउल्ड कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे स्पोर हैं, स्पोर जिसमें हैं उससे स्पोरेंजियम कहेंगे। और यही बस्ट कर जाए, तो अगर ये बस्ट कर जाए तो इसमें से स्पोर्स बाहर निकल जाए, और इसमें भरे क्या है? स्पोर्स। एंड दिस इज ऑल्सो। अब इसका नाम देखिए, इसको कहेंगे रिजोपस या ब्रेड माउल्ड। रिजोपस, ब्रेड माउल्ड, अ काइंड ऑफ फंगी। ये एक तरीके का फफूंद है, काइंड ऑफ फंगी, जिसमें कि एक स्टेम होती है और जो रूट्स हैं उन्हें हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफे। और ये स्पोर है, और स्पोर जिसमें है उसको क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। एंजियम का मतलब घर, ठीक है, स्पोर का कोर्स। अब इसे देखें कि इन दिस, इसमें क्या होगा? पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस। इस समय इस कमरे में बहुत सारे स्पोर घूम रहे हैं। अगर तुम्हारे किचन में भी घूम रहे हैं, तुम्हारी मम्मी जब तक टिफिन बंद करेंगी ना उसमें ब्रेड रख के, तब तक 2 स्पोर उसके अंदर चलेंगे। बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता। इवन डिब्बा बंद करते करते तक 2 स्पोर चले जाएंगे। और अगर उनको 4 दिन में बढ़िया कंडीशन मिली, मॉइस्ट एंड वार्म, तुम्हारे बैग में बंद है बढ़िया, तो फिर उसमें उन्हें मॉइस्ट एंड वार्म मिली तो धीरे धीरे उसमें क्या निकल आएगी? फंगस निकल आएगी। तो यही रिजोपस निकल आएगी। तुम्हें समझ में आएगा? यहाँ सब तैर रहे हैं। व्हेन देयर इज दिस, उनको अच्छी सूटेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो ये काम करते। ओके, तो इन दिस पेरेंट ये क्या करेगा? प्रोड्यूस hundreds of, बहुत सारी, hundreds of spore which freely floats। किसमें फ्लोट करेंगे? फ्लोट्स इन एयर, एयर में होंगे। अंडर सुटेबल कंडीशन, क्या करेंगे बताइए? सुटेबल कंडीशन, ये जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या करेंगे? They germinate, these germinate and produce new plant। ये न्यू प्लांट बना दें। अच्छा, ये किसमें होता है? It is found, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड माउल्ड, जिसको दूसरा आप क्या कह रहे हैं? रिजोपस। और क्या है? दैट इज पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनाया जाता है, मलेरिया की दवा, पेनिसिलियम। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ब्रेड माउल्ड हो गया, और बस ये 2 चीज़ें, यही आएगा। इतना कर लोगे ना, और डायग्राम समझ लो। स्पोर है, बस ये बस्ट होकर निकलता है, स्पोरेंजियम में से घूम रहा, डिब्बा बंद करो 2 अंदर चला गया। सो ठीक है, दीज जर्मिनेट इन वार्म एंड मॉइस्ट। These spores
germinate in moist and warm condition. अगला देखिए. Now reproduction in human. Okay. Puberty. Okay. The age at which sex hormones begin to be produced in boys and girls. In which sex hormones. सेक्स हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं? सेक्स हार्मोन का नाम बताओ जस्मिता. बहुत अच्छा. इन्हें हार्मोन पूछो तो ये स्पर्म और ओवम बताती हैं. टेक्निकल व्यक्ति हैं बिल्कुल. बोलो हर चीज में. हाँ बोलो. प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. जब हार्मोन पूछे हार्मोन बताओ, जब गेमीट पूछे गेमीट बताओ. टर्मिनोलॉजी तो समझो. सही कि नहीं? ऐसी एज जब ये हार्मोन प्रोड्यूस होने लगे इन बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी. सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड इन बॉयज एंड गर्ल्स. Then that is called, उसे क्या कहेंगे? Onset of puberty. कि puberty शुरू हो गई. ठीक है? तो age is called puberty. वो age है. Is called puberty. अब उसके बाद puberty होने लगे. From puberty, puberty comes to girls in 10 to 12 years. सही है. और बॉयज में 12 to 14 ईयर्स. लड़कियों में जल्दी प्यूबर्टी है. ये लड़कियां जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो गई. सो प्यूबर्टी कम्स इन गर्ल्स एट कितने पर बोलो? 10 to 12 ईयर्स. एंड इन बॉयज में क्या आएगी? बॉयज में स्पर्म्स कब पैदा होने लगेंगे? एट 12 to 14. बोलो. अच्छा 13 14 लिखो. 13 to 14 और वो कितना है? 10 to 12. सही है. 12 to 13 होता है ना. किसमें? 12 to 13 गर्ल्स में. गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स. 10 to 12 ईयर्स हो गया. और यूरोपियन कंट्रीज में प्यूबर्टी 8 ईयर्स में ही आ जाती है, क्योंकि उनका बहुत एडवांस लाइफ स्टाइल है. तो उसमें क्या होता है, वो सेक्सुअली एक्सपोज होते हैं बच्चे. हम लोगों के यहाँ संस्कार बहुत ज़्यादा हैं. तो ये चीज़ है. इस वजह से क्या होता है, तुम समझो इस चीज़ को. अगर मान लो जल्दी प्यूबर्टी आई वो फायदेमंद है कि देर में आई तो देर में. क्योंकि जैसे ही प्यूबर्टी आएगी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी बच्चे की. एट द कॉस्ट ऑफ उसका एनर्जी फ्लो बदल जाएगा. फिर वो और ग्रो नहीं होगा. और जितनी ज़्यादा देर में प्यूबर्टी आए, तो अगर एक बार फ्लावर आने लग गया ना प्लांट में, फिर वो नहीं बढ़ेगा. वहीं फ्लावर देने लगेगा. फिर वो उसका दिमाग किस पे आ जाएगा? दैट इज. ये बात आप समझ गए ना. सो प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी इज ए कॉज ऑफ कंसर्न इन ऑल दैट इज यूरोपियन कंट्रीज. अब उसके लिए वो कह रहे हैं कि रीजन कहीं और ढूंढ रहे. कह रहे हैं जितनी ये गाय घूमती हैं, कुत्ते घूमते हैं, इनको कपड़े पहनाओ इनके जेनिटल पार्ट में. इससे हमारे बच्चों में सेक्सुअली अराउजमेंट होगा. कुत्ते बांध ले जाने, कह रहे इनको कपड़े पहनाओ, गाय को कपड़े. सही है. तो पूरी बात तुमको समझ में आ गई कि प्यूबर्टी जब भी होगी, सो आवर फ्लो ऑफ एनर्जी इज नाउ नो मोर यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग. एंड नाउ इट्स एनर्जी फ्लोज स्टार्ट्स कि भाई आपको माँ बाप ने जन्म दिया, आप भी ह्यूमन स्पीसीज को आगे बढ़ाओ. अब आपसे ये उम्मीद की जाने लगी. तो क्या लिखें बताइए? दैट इज
फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब ये ऑनसेट है, एक होती ऑनसेट, एक होती ऑफसेट। तो जब लड़कियों में ऑनसेट होती है उसको कहते हैं मीनार्की, क्या कहते हैं, और जब ऑफसेट होती 50 साल में तो मीनापॉज, सही। और लड़कों में ऑनसेट होती है, ऑफसेट कभी भी नहीं, सही है। चलो तो अब क्या लिखें बताइए कि फ्रॉम, हाँ अब लिखें इस चीज को, दैट इज फ्रॉम प्यूबर्टी से क्या होगा बोलो, सर आपने प्रोजेस्टेरॉन की बात करी। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सही है। प्रोजेस्टेरोन ये दो गर्ल्स में होता है और ये एक बॉय। चलिए, फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स इज रिलीज्ड, इट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स क्या होगा, देयर इज सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्टार्ट्स। एसी का टेम्परेचर बढ़ा, इस चीज को क्या कहेंगे बोलो, उस एज को क्या कहेंगे, एडोलसेंस। यस, इट इज कॉल्ड एडोलेसेंस और जुवेनाइल स्टेज, दैट इज किशोरावस्था, जो कि टीन एज होती है। टीन का मतलब माना तो 13 से 19 ही जाता है, 18। लेकिन किसी में 10 ही में आ जाए प्यूबर्टी तो फिर 10 से भी हो जाए, सही है। तो क्या चीज होगी बताइए, द एज at which sexual reproduction takes place in body, बॉडी में क्या होगा, सेक्सुअल मेच्योरिटी डेवलप होने लगी बॉडी में, तो उसे क्या कहा जाएगा बताओ। चलो, द एज at which body becomes sexually mature is called adolescence age। ये कब से कब होगी, इट इज फ्रॉम, वैसे कहा तो यही कहा जा सकता है कि 10 to 19 ईयर्स या 12 to 19 ईयर्स। तो बात समझ में आ गई, वैसे गर्ल्स में और पहले शुरू हो जाए, सही है। अब जरा देखिए कि इसी को जुवेनाइल स्टेज कहते हैं, दैट इज द चेंजेस which occurs in boys, changes in boys at the time of puberty। जब प्यूबर्टी आएगी तो उससे हमें हमारी सेबेसियस ग्लैंड से बहुत स्वेट निकलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तीव्र हो जाएगा, इट इज़ फास्टर। और ऐसी स्थिति में जो 12 या 14 साल का लड़का या लड़की है उसे डीओ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका पसीना बदबू देगा, ठीक है। अब देखिए, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, इसी पे शेर बना, सही है। सो दैट इज प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, एट द टाइम क्या होगा बताइए, दैट इज कि पहली चीज बॉडी ऑफ बॉय बिकम मस्कुलर, बॉडी ऑफ बॉयज बिकम, मान लीजिए इसका जो ऊपर का शरीर है लड़के का वो कैसा होने लगेगा, ये देखो मस्कुलर हो गया कि नहीं, ये देख लीजिए, ये कैप भी लगाया है, और ये देखो दैट इज ये गर्ल्स का शरीर हो गया भाई। उसको 4 किलो का बच्चा रखना है पेट में, तो जो थाइज होंगी उसकी कैसी होंगी बोलो, अगर वो नहीं होगी वो पतली पतली होगी, लड़कों को रख ही नहीं पाए। समझ आई बात नहीं। कभी तुम लोग शमशान घाट पे गए हो, जब औरत मरती है तो उसकी जांघें बहुत देर में जलती है, उसको लाठी से मार मार के तोड़ा जाता है। और ये जब आदमी मरेगा तो कहते हैं इसका चेस्ट जो है वो वज्र की तरह, उस पर लाठी मारता। ये अब तुम समझ गए ना, इसका चेस्ट स्ट्रांग होना चाहिए और इसकी क्या चीज स्ट्रांग होनी चाहिए,
बोलो बात समझ में आ गई? ये सब चीजें प्यूबर्टी में ऑब्टेन की जाएगी। छोटे बच्चे में ये सब अंतर नहीं है, लेकिन अब तुमको रिप्रोडक्शन करना है तो क्या होना चाहिए? समझ आई बात की नहीं? अब जरा देखो, बॉडी बिकम्स कैसा होगा? मस्कुलर हो जाएंगे। हेयर अपीयर्स ऑन स्किन, हेयर। दूसरी चीज क्या होगी? ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो अपीयर ऑन स्किन। तीसरी चीज क्या होगी बताइए? वॉइस क्रैक्स। छोटे बच्चों में लड़के लड़की की आवाज नहीं पता चलती है। इवन 8th के क्लास के बच्चे हैं, उनमें भी वो कोई पेपर मांगता है तो मैं पता ही नहीं लगा पाता हूँ कि लड़के की आवाज है लड़की की, जबकि 10th में पता चल जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? है ये बात? हाँ, ये हम लोग के विजय, तुम अगर फाइनली ऑब्जर्व करो क्लोजली तुम्हें पता चलेगा, ऐसा है। तो तीसरी चीज क्या है बताओ? वॉइस क्रैक्स। स्टार्ट्स क्रैकिंग। क्यों ऐसा होता है बोलो? स्टार्ट्स क्रैकिंग, इसका मतलब है उनमें जो लैरिंग्स है या एडम्स है पहले, इट प्रोट्रूड्स, बाहर भी आ जाता है। वॉइस बॉक्स की साइज इंक्रीज होती है, क्रैकिंग, ठीक है, क्रैक्स हो जाती है। दैट इज वॉइस बॉक्स, साइज ऑफ वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स इंक्रीज हो जाता है। और बाहर निकला तो कहते देखो इनके तो एडम एप्पल निकला है। तो साइज ऑफ वॉइस बॉक्स लड़कियों में नहीं निकलता, इसीलिए लड़कों के लिए नहीं कहा जाता है सुराहीदार गर्दन, और लड़कियों के लिए कहता है देखो सुराहीदार गर्दन लिए घूम रही है, क्योंकि उनमें एडम एप्पल निकलेगा ही नहीं। क्या लड़की में किसी ने देखा है एडम एप्पल? लड़कों में निकलता है, उषा उत्थुप के निकल आया था, वो सब फिर डिस्को डांस के गाने गाया करती थी, फिल्म स्टार निकला, उसको खूब पैसा कमाया, करोड़ों। तो साइज ऑफ वॉइस बॉक्स क्या होगा? इंक्रीज है। तो चौथी चीज, अब देखिए, बॉडी तो मस्कुलर हो जाएगी, चेस्ट एंड शोल्जर्स, चेस्ट और शोल्जर्स ब्रॉड है, ये चौड़ा हो, चेस्ट एंड नाउ स्वेट गिव्स फाउल स्मेल। सेबेसियस ग्लैंड सब उसमें से बहुत बॉडी में एक्टिव मेटाबॉलिज्म होगा, तो क्या होगा? स्वेट गिव्स फाउल स्मेल। चेस्ट, ये बियर्ड होगा, मोस्टच डेवलप होगा। तो छठी चीज क्या होगी बोलो? मूंछें दाढ़ी आ जाएंगी। ये बात हो गई। इसके अलावा द गोनाड बिकम्स ब्लैक एंड हेयर स्टार्ट्स टू ग्रो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गोनाड कहते हैं। तो वहाँ काले बाल आ जाएंगे और आर्मपिट में भी आने लगेंगे। छोटे बच्चों के आर्मपिट में बाल नहीं होते। कभी भी कोई जा रहा छोटा बच्चा कहते ना हाथ उठाना तो देख उसके बाद भी नहीं होंगे, सही है। तो इसलिए ऐसे छोटे बच्चों को क्या ना, हैंड्स अप ऐसे बोलो पता लगाओ। तो दैट इज हेयर स्टार्ट्स डेवलपिंग कहाँ पर? आर्मपिट एंड ओवर गोनाड्स। गोनाड्स बिकम लार्जर। तो अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसका पीनस छोटा होगा, और बच्चे बड़ा हो जाए, प्यूबर्टी में जाए, बड़ा होने लगेगा, टेस्टिस बड़ा होने लगेगा, पीनस बड़ा हो जाए। बड़े का तो नहीं कर सकते कि पैर तो उतरवा लो, लेकिन छोटे बच्चों का बड़े का कैसे कर लोगे? छोटे का तो कर ही सकते हैं। मतलब अगर आपको प्यूबर्टी चेक करना तो किताबों में भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऐसा किया जा सकता है। छोटे बच्चों को तो डांट डपट के भी कर सकते। अब जरा देखें चौथी चीज क्या बताई? दैट इज हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग कहाँ पर? आर्मपिट एंड ओवर गोनाड्स। वर्ड पकड़ के चलना जो बताना है। हेयर स्टार्ट्स डेवलपिंग, ठीक है, अंडर आर्मपिट, अंडर आर्मपिट एंड ओवर गोनाड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो गोनाड्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो अगर आपको गोनाड ये हार्ड लगता है तो आप ट्यूबिक रीजन लिख लें, ये आसान वर्ड, ये आपका ऑप्शन है, सही है, ट्यूबिक रीजन लिख लो। बोलो गोनाड है बहुत हार्ड। सो गोनाड क्या हो गया बोलो?
becomes या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या हो जाएंगे बोलो? ऑर्गन becomes black and larger, ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, becomes black और लार्ज, क्योंकि हमको पेरेंट्स ने पैदा किया तो अब हमसे उम्मीद करती है नेचर कि हम भी पैदा करें। तुम एक छोटे बच्चे से उम्मीद नहीं कर रहे हो, मान लो अभी तुम्हारे 2 साल का बच्चा, 2 महीने का बच्चा पैदा हो, कदो बच्चा पैदा करो, अरे वो कैसे कर ले? अभी तो बच्चा नहीं पैदा कर रहे, हमने तुमको पैदा किया, अब तुम ऐसे ही खा भी रहे। अरे बड़ा तो होने दो, जुवेनाइल तो होने दो उसको, छोटा बच्चा है, सही कि नहीं? ये चीज है। तो इस तरीके से जब समय पहले ग्रो करे, अभी प्लांटलेट निकला कह दो फल दो, फल दे देगा प्लांट, अभी इतना सा नन्हा सा कह दो अनार दो, कैसे दे देगा? चलिए अगली चीज देखिए, 9th क्या होगा बताइए? दैट इज समटाइम्स बॉडी कंसर्न स्टार्ट्स, बॉडी कंसर्न स्टार्ट्स। जब तुम छोटे थे तो लड़के लड़के आपस में खेलते थे, भीड़ के निकल जाया करते थे टक्कर मार के, और अब लड़की जा रही, लड़का जा रहा। इसको कहते हैं बॉडी कंसर्न। हमें पता चल जाएगा कोई है खड़ा, वो पहले हम जेंडर ही देखेंगे, लेकिन क्या छोटे में कभी देखा करते थे? ग्रुप में खेलते थे साथ में, लेकिन अब क्या हो जाएगा बताइए? बॉडी कंसर्न स्टार्ट्स। दैट इज, इसके अलावा समटाइम्स ड्यूरिंग नाइट ड्रीमिंग इजैकुलेशन स्टार्ट्स, स्पर्म्स अपने आप रिलीज हो जाएगा, ये भी चीज होती है क्योंकि बॉडी में फोर्स है, एनर्जी है। तो क्या होगा बताइए कि ड्यूरिंग, या तो डे ड्रीमिंग भी हो सकती है या नाइट ड्रीमिंग भी हो सकती है, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग स्लीप इजैकुलेशन। इतनी चीजें तुमने प्यूबर्टी की सब समझ लिया, अगर नहीं होता है तो इसमें लोग लाखों पैसा खर्च कर देते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन भी बेकार हो जाता है। सो ये चीजें अगर हो रही हैं, पीनस बिकम्स स्टिफर हो रहा है, इरेक्टाइल नहीं हो रहा है तो भी दिक्कत। तो क्या होना चाहिए, क्या होता है बताइए? इजैकुलेशन स्टार्ट्स एंड पीनस बिकम्स ऑन एंड ऑफ स्टिफर। क्या होगा? क्योंकि उसको इंसेमिनेशन करना है। क्या चीज करनी? इंसेमिनेशन। तो दैट इज पीनस बिकम हार्डर एंड स्टिफर, इरेक्टाइल लिखो, दैट इज हार्डर। अब अगली बात देखो, ये सब तुमने मेल के बारे में पढ़ लिया, सही है। अब फीमेल की प्यूबर्टी में क्या होगा बोलो? ये क्वेश्चन आ सकता है। At the time of, बच्चों की आवाज मीठी होती है, लेकिन फीमेल की जो आवाज है प्यूबर्टी के बाद और मेलोडियस हो जाती है। और क्या चीज होगा? दैट इज, पहली चीज क्या है कि दैट इज बॉडी ऑफ गर्ल्स कैसी हो जाएगी? बिकम्स टेंडर, कोमल हो जाएगी, सही है? कितनी बात हो जाएगी? दैट इज बॉडी बिकम्स टेंडर। और दूसरा चीज क्या होगा? इनमें कोई हेयर ग्रो नहीं होगा कि स्किन में जैसे लड़कों के स्किन में होगा, तो वो अच्छा माना जाता है। अगर ये सारे फीचर हैं तो वो लड़का सलमान खान होगा, उस पर सब लड़कियां मरेंगी। ऐसा होगा। ऐसा होने से मस्कुलर हो, बिल्कुल बाल कर, देखो क्या चिंपांजी जा रहा, और बिल्कुल चिकना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, कोई मरेगा ही नहीं उसको, और बालों से बिल्कुल घना भरा हुआ। सोचो उसका जलवाई जलवा, अपने ग्रुप में वो लीडर है, सही है कि नहीं? उसके पसीने से ही ऐसी बदबू आती हो, लुक है, और गर्व से बोलेंगे यार नहाते नहीं हो क्या तुम? और बात और कोई है, अब बोलेंगे ऊपर से नहा नहीं रहे हो और पसीने में बदबू। चलिए, तो बॉडी ऑफ गर्ल्स बिकम्स कैसा हो जाएगा बताओ? टेंडर। वॉइस बिकम्स मेलोडियस। और जरा देखें, इसके अलावा एक अपने इसमें लिखा नहीं है, बट दैट इज स्पर्म्स स्टार्ट, इसी में देख लो, इजैकुलेशन होगा, स्पर्म्स स्टार्ट रिलीजिंग, ये तो इसका मेन फैक्टर है ना।
तो स्पर्म्स स्टार्ट्स ये डेवलपिंग, बनेगा तभी एजुकुलेशन होगा, डेवलपिंग। तो तीसरी चीज हमने क्या देखी बताओ, दैट इज थाइज क्या हो जाएंगे, ब्रॉडन। उनमें ये ब्रॉडन होता है चेस्ट, तो चेस्ट हमने ब्रॉडन लिखा है इसमें क्या, हाँ सही, इसमें क्या लिखे बताइए, क्योंकि उनको बच्चा कैरी करना है तो इसलिए थाइज बिकम्स ब्रॉड। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि 36 24 36, अगर किसी ऊपर 36 दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स है, ब्रेस्ट की वजह से 36, बीच में 24 पतली कमर, और 36 यहाँ और यहाँ 24, और किसी के यहाँ 42। वाओ मल्लाह जैसी औरत जैसे वो नहीं होती कैको पिजियन ऐसे और खूब पूरी दुनिया को हिला दे ऐसे चलती मल्लाह की औरतें देखो जो मछली पकड़ने से। तो मेरा कहने का मतलब उनके पेट में बच्चे मजे से रहते क्योंकि वो अच्छी कैरियर में है, ऐसा होता है। बात समझ आएगी नहीं। और मान लो जिसके पतले पतले सूखे सूखे पैर है, बेचारा बच्चा कैसे रहे, वो ज़्यादा ज़्यादा दिन में बैठ जाएंगे। तो इसलिए थाइस कैसी हो जाएंगी बताइए, बिकम्स ब्रॉड। चौथी चीज देखिए कि अब जो उनके ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग एग्स, और क्या होगा, ऐसा होता है, आप लोग पता नहीं क्यों हंस रहे हो, दैट इज रिलीजिंग एग्स। और क्या होगा बोलो, पांचवी चीज, अगर मान लीजिए हर महीने एग्स डेवलप होंगे, एक एक एग आएगा, या तो एग कहाँ से आ सकता है, आइदर ऑफ द ओवरी, दो एवरी हैं, और मान लीजिए कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर मान लीजिए एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, बॉडी में स्पर्म नहीं पहुंचा, तो ऐसे में ये जो अंदर वाला एंडोमेट्रियम है ना, ये क्रैक डेवलप हो जाएगा और अल्टीमेटली दैट इज ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग गोज आउट ऑफ बॉडी। हर महीने लाइनिंग बनेगी और हर महीने क्या होगी, बिगड़ेगी। तो इस चीज को कहते हैं दैट इज वजाइनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इफ एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। उसे क्या कहते हैं, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एंड दिस हैपेंस एवरी मंथ until the egg is not fertilized। जब तक एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब तक। तो पांचवी चीज में क्या लिखने जाना बताओ, menstruation starts। पांचवी चीज क्या है, that is, उसकी डेफिनेशन अलग से दिखाएं। देखो जितना तो हम बता देंगे उतना तो बता देंगे, बाकी तुमको वीडियो खुद ही देखना, ठीक है ना, उतना तो हम सही बता देंगे आपको। तो फिफ्थ क्या हुआ बताओ, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। चलिए, दैट इज हेयर डेवलप्स। हेयर डेवलप्स होगा प्यूबिक रीजन में, और कहां पर होगा, हेयर इन प्यूबिक रीजन and arm, under armpit, mammary glands starts to grow। इसीलिए तो हम लोग मैमल्स कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग स्तनधारी हैं।
मेमरी ग्लैंड्स स्टार्ट्स, ठीक है, निप्पल बिकम्स हार्डर एंड ड्राई, क्योंकि अब बच्चे को दूध देती है तो क्या होगा, निप्पल्स बिकम हार्डर एंड ड्राई। अच्छा, बॉडी कंसर्न्स लड़कियों में भी स्टार्ट हो सकता है। अब वो भेड़ के नहीं निकलेंगी किसी को, क्योंकि लड़कियों को धक्का दे के निकलेंगे, बच के निकलेंगे। तो अगली चीज क्या हुआ बताओ, कि बॉडी कंसर्न ये लड़कियों में जल्दी हो जाता है, इवन लड़कों में नहीं होता है। हमारे क्लास की जो 8th की लड़कियां हैं वो बच बच के निकलती हैं लड़कों से, और लड़कों में तो ऐसे होता है जैसे कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब उनमें वो चीज़ आई ही नहीं प्यूबर्टी, तो वो बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन लड़कियां फिर भी बच के रहती हैं। तो इससे पता चलता है कि जब प्यूबर्टी आएगी तब ये चीज़ होगी, उसके पहले कैसे हो जाएगी। उनमें बचपना है लड़कों में, लड़कियों में अब वो मेच्योरिटी आ रही है। बोलो बात समझ में आ गई। तो बॉडी कंसर्न स्टार्ट प्यूबर्टी के आते आते हो जाएगा। अब आगे की बात देखो। नाउ ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं 8th क्लास का पहले डायग्राम बनाना, वो ज्यादा आसान है। अब देखिए, दैट इज ना। अब जरा देखो, इसमें एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहेंगे बोलो, बताइए। स्क्रोटम तो बाहर रहेगा, एपिडाइडमिस बोलिए ना, प्रॉपर बोलिए जो 8th में पढ़ा है। 8th वाला तो बताओ, ये चीज क्या है, एपिडाइडमिस। इसका क्या नाम है, ये क्या है, टेस्टिस। ये क्या है, एपी। जितना भी लड़कों में स्पर्म्स बनेगा, ऐसा नहीं है कि स्पर्म बनता रहे और टप 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 गिरता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। वो इसमें एक साथ क्या होगा बताओ, स्टोर रहेगा। इसमें क्या रहेगा, स्टोर होकर ये कौन बनाएगा, टेस्टिस बनाएगा। ये बाहर वाली चीज क्या बोलो, स्क्रोटम। जैसे हम लोगों में यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन गिरता तो नहीं रहता है, ऐसे इसके लिए भी है स्टोर करने के लिए, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखिए, दैट इसमें से ये क्या चीज है बताओ, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में कहाँ से लाइनिंग आ रही है, क्या ये यूरेटर से आ रही है, सही है। अच्छा, इसमें से अब एक वास्ट डिफरेंस आएगा, वास्ट डिफरेंस है ये चीज, यहां से यूरिन इसमें से निकलेगा। जो मेल है उनमें यूरिन निकलने का जो रास्ता है वही स्पर्म्स निकलने का भी रास्ता है, फीमेल में ऐसा नहीं है, सही है। तो अब ये देखो, इसमें क्या हुआ बताओ, इस चीज को पलक क्या कहेंगे, ये जो लाइनिंग जा रही है, बहुत अच्छा, दैट इज कॉल्ड वास्ट डिफरेंस। एक ये लाइन गई और यहां से भी एक लाइन गई। वैसे टॉनी पलक किसे कहेंगे, ये चीज है। अब ये देखो, यहां से यही चीज इसके आगे क्या होगा बोलो, यहां पर दो अलग अलग ग्लैंड्स बनाते हैं, इसको क्या कहेंगे, सेमिनल वेसिकल। फिर ये आगे आ जाएगी और फिर यही चीज किसमें मिल जाएगी बताइए, दैट अल्टीमेटली इट जॉइंस विद इट। ये किसमें ज्वाइन हो जाएगी, इसी में ज्वाइन। और यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, ये क्या चीज होगी, तो या तो इससे, या तो कभी इसमें से ये चला जाएगा और या फिर ये चला जाएगा। दोनों में से एक ही चीज जा सकती है, या तो यूरिन जाएगा और या क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा। बोलो बात समझ में आ गई। जहां से ये चीज निकलती है उस चीज को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। दिस इज penis. Penis is having very fine blood capillaries. This is called prostate.
gland. This is called seminal vesicle. Vesicle का मतलब थैली. इतनी बात हो गई. ये क्या है? यूरेटर. ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर. ये क्या चीज है? वो ऊपर बनी हुई ना, वैसे यूरिनरी ब्लैडर. अब लिखो इसके बारे में. सारी चीजें हमने बता दी हैं. दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. It contains, so it consists of pair of testes. ये सब इसके ऑर्गन्स हैं. स्क्रोटम, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, एपिडाइडिमिस, और क्या होगा? वास डिफरेंस हो जाएगा. सेमिनल वेसिकल एंड और क्या चीज होगी? दैट इज प्रोस्टेट. टेस्टिस क्या करेगी? सबके काम आएंगे, पूरा लिखने को नहीं आएगा, बोलेंगे फंक्शन ऑफ टेस्टिस. इट प्रोड्यूसेस, ये क्या करेगी? इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड गिव सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर. जब तुमने प्यूबर्टी लिखा है तो वहां लिख लेना, दोनों में मैं भूल गया हूं. दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स स्टार्ट्स डेवलपिंग. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कौन सा? सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर तो दोनों डेवलप होगा कि नहीं? दैट इज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म. और क्या होगा? एंड सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स स्टार्ट. अगर बॉडी में आउटर चेंज ना हो तो कोई किसी पे पैसा नहीं खर्च करेगा. मैं इतना कमा रहा हूं और आपकी मैम पे लाखों रुपए खर्च कर दे रहा हूँ. क्यों? सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर की वजह से. नहीं तो अगर कोई कहे हम सलमान खान से शादी करें तो मैं उस पर 1 रुपया ना खर्चा करूँ. सेम फीचर हो, शादी करवा दो दोनों की, कोई किसी पे 1 रुपये खर्च करेगा. लेकिन कंट्रास्टिंग फीचर की वजह से आप देखो, उसके लिए लोग क्या करते हैं? कहते हैं चांद तारे तोड़ लाएंगे. ये सब किसकी वजह से बताओ? नहीं कहते हैं. इट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर. तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? दैट इज एक हो सकता है कि करीना कपूर नीग्रो पे मर जाए, काले भुजंग नीग्रो पे. लेकिन वो किस वजह से? सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ठीक है? इट इज द बेस ऑफ रिप्रोडक्शन. यही आधार बना है. और दूसरी चीज क्या बताइए? ये दोनों चीजें करेगा. ये बताओ स्क्रोटम क्या है? इट इज द फोल्डेड मेम्ब्रेन या स्किन है, आउटर स्किन, इन विच टेस्टिस आर एंगेज्ड. फोल्डेड है. ये 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर रखता है स्पर्म्स का और उनको जिंदा रखता है. तो फिर बोलो स्क्रोटम क्या करेगा? ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, दीज आर द पाउचेस, फोल्डेड पाउचेस, मल्टी फोल्डेड. सो इट इज, ठीक है, मल्टी फोल्डेड आउटर स्किन. तो ये पूरा मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? लोअर, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द लोअर एब्डोमेन, पेट के लोअर एब्डोमेन के बाहर. सर वो TUM होगा लिख देंगे. सो इट इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है बताइए? लोकेटेड, ठीक है, आउटसाइड लोअर एब्डोमेन. अब बताइए, ये तो हमने आपको लिख दिया. ये कहाँ है? लोअर एब्डोमेन पीछे बताइए. स्क्रोटम में TUM स्क्रो TUM TUM है ना? ये सही.
स्ट्रोटम ये क्या है बताइए? इट इज मल्टी फोल्डेड आउटर स्किन विच इन केसेस, किसको इन केस कर रही है? विच इन केसेस टेस्टिस को एंड, ठीक है, क्या करती है बताओ? चूंकि ये मल्टी फोल्डेड स्किन है, सो इट ब्रिंग्स, अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये 34 डिग्री पर रखती है स्पर्म्स को, जो इनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। तो एंड ब्रिंग्स डाउन किसका टेम्परेचर? द टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, स्पर्म्स कितना नीचे ले जाती है? 3 डिग्री सेल्सियस लेसर देन बॉडी टेम्परेचर, which is essential for it, which is essential for its survival. एपिडाइडमिस क्या करता होगा? It collects the produced until it is ejaculated. जब तक इजेकुलेट ना हो जाए तब तक ये रखेगा। It collects या stores sperms until it is ejaculated. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अगली चीज देखो, नेक्स्ट क्या है? एपिडाइडमिस के बाद क्या है? फ्लैश डिफरेंस। वो क्या है? इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रूट्स, जो कहाँ रूट करता है, ठीक है, विच रूट्स स्पर्म टू यूरेथ्रा। एपिडाइडमिस, दैट इज फ्लैश डिफरेंस। It is tube-like structure which roots, जो कि रूट कर देगा, which roots sperm to penis, penis तक ले जाएगा। आगे देखो, सेमिनल वेसिकल क्या करेंगे? ये दो तरीके होते हैं, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। These glands add nutrition, ये न्यूट्रिशन ऐड करेंगे टू स्पर्म एंड मेक इट हाईली मोटाइल, और उसे बहुत तेज दौड़ने लायक बनाएंगे। मेक इट हाईली मोटाइल। तो ये मेरे कहने का मतलब है अंकुरराज की स्पर्म इस तरीके का होता है, ठीक है, और इसमें एक न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज मिडल पार्ट, और बाकी क्या होगा बोलो? टेल। ये क्या चीज होगा? और ये क्या कहलाएगा? सही है, दिस इज स्पर्म। तो इसको कौन मोटाइल बनाएगा? अगर ये चीज ना हो तो ये ड्राई पाउडर लाइक लगे स्पर्म, लेकिन इसको कौन लुब्रिकेटिंग बनाता है? हाईली मोटाइल, एड न्यूट्रिशन एंड मेक द स्पर्म है पाउडर। अब उसमें ऐसी चीज जोड़ दो जो म्यूकस की तरह लिसी हो, म्यूकस ना नाक बहती है, ऐसी चीज जोड़ो तो वो उससे क्या बना देगा? उसको म्यूकस बना देगा। अब वो स्पर्म नहीं कहलाएगा जब ये चीजें ऐड हो जाएंगी। नाउ इट इज कॉल्ड सीमेन। अब क्या कहलाएगा बोलो? सीमेन, ठीक है। स्पर्म जब इनसे मिला, इन्होंने अपना एडिशन, नाउ इट आल्सो एंश्योर्स गिव्स 3 days लाइफ इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में अब स्पर्म कितने दिन जिंदा रह सकता है? इट मेक्स इट हाईली मोटाइल एंड लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग बनाता है। नाउ स्पर्म कैन सर्वाइव, कितने दिन तक होगा? जबकि एग 21 दिन रह पाता है। कैन सर्वाइव इन फीमेल बॉडी फॉर 3 days। इतनी बात आपको समझ में आ गई?
की। अब और क्या चीज है, नाउ पीनस का क्या काम है, ठीक है, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ नर्व्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब क्या है कि मेल फीमेल बॉडी को साइड बाय साइड फिजिकल कांटेक्ट में रखना, ऐसी स्थिति में इट बिकम्स इरेक्टाइल, इसमें ब्लड बहने लगेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इरेक्टाइल हो जाएगा। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन इट बिकम्स इरेक्टाइल एंड वर्दी टू इंसेमिनेट, सेमन की वजह से मैं इंसेमिनेट बोल रहा हूँ, तुमको कहीं इसमें दिखाया मैंने कि सेमन होता है, ये नहीं दिखाया, ये लिख लो यहाँ पे, ये नहीं लिखा है। नाउ इट इज कॉल्ड सेमन, इसका क्या नाम पड़ गया, नाउ जो स्पर्म विद लुब्रिकेशन है तो उसको क्या कहेंगे, यही इसके बाद देखो कहाँ पे लिखा है, नाउ कॉल्ड, बात समझा गई। अब बोलो अगर पीनस इरेक्टाइल हो जाएगा देन इट इज वर्दी टू गो इन फीमेल बॉडी एंड इजैकुलेट, इसी को तो इंसेमिनेशन कहेंगे, सही कि नहीं, देखो तो इट बिकम इरेक्टाइल एंड गो इन फीमेल बॉडी एंड इंसेमिनेट। इसलिए कई लोग इसमें बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ पीनस इरेक्टाइल ना होने की वजह से, और उनका दाम्पत्य जीवन ही खराब हो जाता है, फिर उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आईवीएफ टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन चलता है, वो हम आगे देखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है सारी की सारी, जो कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बताई है, पूरी बात पता चल गई, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताना ही नहीं, ओके ठीक है। अब आगे देखो, अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ये देख लीजिए, जो सुबह आया तो उन्होंने देखा था, अभी किसी हटाओ किताब को, जैसा मैंने बताया वैसे का वैसे इसमें दिखाया भी गया है, ठीक है। ऐसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें सेमिनल वेसिकल है, बाकी किडनी है, सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। ये देखो सेमिनल वेसिकल है, पीछे सेमिनल वेसिकल पीछे दिखाया गया, मॉर्निंग में जो है तुमने तो देख ही लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, एपिडाइडिमिस दिख रहा है, टेस्टिस दिख रहा है, सब कुछ वैसे का वैसा है, देखो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडाइडिमिस, टेस्टिस, हर चीज पता चल गई। यूरेटर, बोलो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेटर, कोई बात पता चली। ये पीछे क्या है, वैसा ही डायग्राम से रिकंसाइल कर लीजिए, वही बना है, पीछे की तो बनाएगा नहीं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एपिडाइडिमिस आपको दिख रहा है इसमें, और टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडाइडिमिस और पेयर ऑफ टेस्टिस, सही है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो यूरिन फिल नहीं होता है, तो कई लोगों को 50 के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्मेशन होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर, हाँ वही चीज है, रोग कर, सही है। अब हम देखें 10 मिनट पे अब हम और देखेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतने पे छोड़ रहे हैं। चलो, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, इस तरीके का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या है, दैट इज ओवरी, सही। अब देखो इसके बाद
यहाँ पर क्या है बताइए, दैट इज एंडोमेट्रियम। इसके ऊपर की लाइनिंग क्या कहलाएगी, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम। फिर इसके बाद एक नैरोवर पोर्शन होगा, सही है, और नैरोवर पोर्शन के आगे फिर ये ऐसे ब्रॉडर हो जाएगा। क्या श्रेया तुम मुझे बताओ कि इस नैरोवर पोर्शन को क्या कहते हैं, सर्विक्स, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। अगर मान लो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डाली जाती तो सर्विक्स के ऊपर से ही कॉपर टी डाली जाती। अगर इसमें कॉपर टी ऐसे डाल दिया जाए तो फिर स्पर्म इसके आगे नहीं जा पाता है, यही सर्विक्स में लगाई जाए, सही है। दैट इज आपको स्टेप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस भी तो है, तो थोड़ा आइडिया दिया मैंने कि नहीं दिया, ठीक है। तो यहीं पे कॉपर टी पड़ी, सही है। दिस इज सर्विक्स, ये क्या है, दिस इज वजाइना, ये क्या है बोलो, इन सब चीज को क्या कहोगे, ये रेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड, ये सब, दिस इज, ये क्या है, दिस इज एंडोमेट्रियम, इसका क्या नाम है, वैसे तो ये बच्चेदानी है जिसको यूट्रस कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, यूट्रस भी बोल दो या मदर्स वॉर्म। दूसरा नाम क्या है, मदर्स, सही है। अच्छा, इस ये पूरा यूट्रस है, यूट्रस में ये जो इनर लाइनिंग है जो ब्लड एंड म्यूकस की, इसका क्या नाम है, एंडोमेट्रियम। ये क्या है, ओवरी, दिस इज निष्का, बोलो अब बताओ, बोलो, फनल ऑफ ओविड, बहुत बड़ी बात आपने कही, दैट इज फनल ऑफ, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको फिम्ब्रे कहते हैं इंटीग में। अब ये क्या, वो एग को लेके अंदर ले लेगा, इसमें से एग निकलेगा तो एग कहाँ जाएगा बोलो, इसमें चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, दिस इज, जैसा निष्का ने इसको क्या कहा, फैलोपियन ट्यूब, और इसको क्या कहते हैं, ओवी। अगर इसको कट कर दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टॉमी, क्योंकि ट्यूब को कट कर दिया, और अगर इसको वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया तो वैसेक्टॉमी, दोनों ही परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड। फिर ऐसी स्थिति में क्या वही आगे जा पाएगा और उसको गांठ बांध दी, सही है। मान लीजिए यहाँ पर है, इसको यहाँ मोड़ दिया, गांठ बांध दी, इसको यहाँ मोड़ दिया काट के, तो फिर कभी कुछ हो पाएगा। इस चीज को क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टॉमी। एक्टॉमी, टॉमी का क्या मतलब है, कट, टोमियो का क्या मतलब है, कट, और एटोमियो जिसे ना कट किया जा सके उसे एटम कहते हैं। टोमियो का मतलब कट, एटम का मतलब विच कैन नॉट बी कट, उसे एटम कहा कि नहीं आप, और इसका मतलब है ट्यूब, एक्टॉमी, ट्यूब को कट कर दिया, वेस एक्टॉमी, वास डिफरेंस को कट कर दिया, उसको कट किया तो वेस एक्टॉमी, ट्यूब को कट किया तो टॉमियो का मतलब कट होता है, तो इसे ट्यूब को कट किया तो क्या बोला, ट्यूब एक्टॉमी, सही है। तो दो स्टेरिलाइजेशन मेथड पूछे जा सकते हैं, इसलिए कल पूछे जा सकते हैं, तो मैंने बता दिया। कौन कौन से मैंने मेथड बताए थे, वेसेक्टॉमी, और दूसरा क्या है, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। इतनी बात समझ लो। अब बताइए, व्हेन एग इज रिलीज, सिर्फ वर्बली बता रहे हैं, वर्बली में समझ लो। व्हेन एग इज रिलीज, पूरी बात सुनो, ठीक है। एग इज रिलीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज। कितने दिन का होता है बताइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 28 डेज। अब देखो, पहले 5 दिन तक क्या होगा बोलो, ये देखो, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, बनी हुई एंडोमेट्रियम लाइनिंग, 28 डेज का साइकिल बता रहा हूं। ये देखो, पहले 5 दिन ये जो पूरा इसके अंदर थिक लाइनिंग है ना एंडोमेट्रियम की, वो ये ऐसे डेवलप थी, वो पूरा शेड होने लगेगी, क्या होगी, और शेड होगी, और इसमें से क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, दैट इज वजाइनल फ्लो
of blood and mucus if egg is not fertilized is called menstruation. It takes every month in first to 5 days of menstrual cycle. ये कब होता है बोलो? 1 2 3 4 5 तक ये बिल्कुल साफ हो गई, सही है। अब इसके बाद क्या होगा? नाउ द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू, अब क्या होगा बोलिए? मेकिंग ऑफ न्यू ब्लड लाइनिंग होगी भाई, फिर से बनेगी। वो नए बच्चे के लिए वर्दी नहीं, 1 महीने तक लाइनिंग रखी, बच्चा ही नहीं आया तो क्या किया जाए? तो फिर क्या करेंगे बोलो? 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये कैसा है? 14 15 और 16। 16th डे जब होगा, अब लाइनिंग फिर से पूरी मोटी हो चुकी है और इसमें नाउ एग इज रिलीज, जिसको सिर्फ 1 दिन जिंदा रहना, सही है। अगर मान लीजिए ये कौन सा है? ये 13 डे, और ये कौन सा है? और ये क्या है? 15। ये कौन सा है? अगर 14 डे मेटिंग की जाए और एक स्पर्म्स रिलीज हो जाए तो वो 16 डे में एग को पकड़ लेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी 3 दिन है। और अगर 17th डे में भी मेटिंग की जाएगी, अब जब एग रिलीज हो गया तो इसके बाद अब ये थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा, इंतजार करेगा कि भाई ठीक है 1 दिन तो हम जिंदा हैं, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, सही है। यहाँ तक यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी, क्योंकि इसको 1 दिन जिंदा रहना है। अगर मान लो यहाँ किया जाए तो एग तो मर गया, सही है। 3 दिन पहले रिलीज किया जाएगा तो भी तीसरे दिन पकड़ लेगा एग को, ठीक है। देन देयर इज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अदरवाइज फिर क्या होगा बोलो? धीरे धीरे इसमें क्रैक डेवलप होने लगेंगे। जब ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब धीरे धीरे इसमें क्या डेवलप हो गया? ये सारा काम प्रोजेस्टेरोन का है। लाइनिंग बनाना और एग रिलीज करना ये एस्ट्रोजन का काम है। फीमेल बॉडी को अच्छा डेवलप करना एस्ट्रोजन का काम है, लेकिन एक स्तर से ज़्यादा डेवलप ना होने देना ये किसका काम है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, थाइस बढ़ती ही चली जा रही है, तो क्या अच्छा रहेगा? तो ये कौन रोकता है? बैलेंस बॉडी कौन बनाता है? दोनों का मिक्स काम है, वो बना रहा है। अगर एस्ट्रोजन कम हुआ, फ्लैट चेस्ट, वो भी अच्छा नहीं, सही बात है कि नहीं? एक्सटर्नल फीचर का ही प्रोडक्ट सारा शोकेस है। हर दुकान में शोकेस किसका है बताओ? गरीब घर की लड़की और राजा के घर ब्याही हो जाए, सिर्फ किस वजह से? पता है कि नहीं? एक्सटर्नल फीचर अच्छे हो तो किस्मत अच्छी हो जाती कि नहीं, और वही ना अच्छे हो तो फिर क्या होगा? बोलो बात सही कि नहीं? अब आगे की बात है, तो इसमें क्या होगा? दैट इज, अब धीरे धीरे ये पूरा 16 से कितने तक हो जाएगा? यहाँ तक पूरी बात तुमको समझ में आ गई? मेरे कहने का मतलब है दैट इज द एग गोज, कहाँ चला गया? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, एंड goes fallopian tube. If sperms are released in female body, then sperms goes, ये रश करेंगे, and zygote is formed. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बोलो? zygote is formed here. zygote फॉर्म हो गया, then यहीं पे अब zygote डिवाइड होने लगेगा, 1 2 माइटोटिक डिवीजन होगा और यहीं पर बड़ा होकर अभी किसमें बदल जाएगा? ये 256 सेल्स हैं, 8 फोल्ड डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से फिर 8 फोल्ड डिवीजन के बाद ये क्या बन गया बोलो? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जिस लाइक स्ट्रक्चर पे आके बैठ जाएगा उसको प्लेसेंटा कहेंगे। क्या कहेंगे? दिस इज प्लेसेंटा। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे निष्का? बहुत अच्छा, इम्प्लांटेशन, इसने पहले बताया। दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जैसा कि निष्का ने कहा। एंड नाउ फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो किसमें? फीमेल बॉडी में, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये प्लेसेंटा है और उसका उसी में जड़ जाना, इसको क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। अब इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे बोलो? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद इसके चारों ओर एक बल्बियोनिक बैलून डेवलप होगा। फिर से देखो, अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ से प्लेसेंटा में जब ये जड़ जाएगा तो ये बेबी बनने लगेगा। ये क्या होगा? और इसी से एक अम्बिलिकल कॉर्ड होगी जो उससे किससे जुड़ी रहेगी बोलो? नाभि से। ये उसके बाहर के अपेंडेजेस हैं और ये बेबी है। तो ये क्या है? नाम देख लो भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड।
इसका नाम क्या है? नाभि से जुड़ी रहती, बच्चा पैदा होता है काट देती नर्स, बोलो अलग हो जाए। तो ये क्या चीज़ है? और सिक्के पे रख के टेप लगा दबा देती, सूख जाता है, उसका काम नहीं। तो ये चीज़ है, 1 रुपए का सिक्का लगा, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। उसे क्या कहेंगे? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? और ये पूरा किस में तैरता रहता है? एक बल्बियोनिक बैलून में तैरता रहता है। जब ये सारा का सारा इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर बॉडी एंड गिव्स इट्स वेस्ट टू मदर बॉडी, अपना न्यूट्रिशन उससे लेता है और मदर के ब्लड में इसका अपना सारा वेस्ट देता रहता है जब तक उसमें रहेगा। समझ में आ गई बात? इफ नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन जो 9 मंथ का पीरियड है उसमें कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। उसमें कुछ होगा क्या? मेंस्ट्रुएशन का मतलब है लाइनिंग का शेड हो जाना। लाइनिंग ही शेड हो जाएगी तो बच्चा भी गिर जाएगा, उसी लाइनिंग पे तो टिका है। तो क्या मेंस्ट्रुएशन हो सकता है? वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी मदर। तो इसलिए इफ नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस then this lining is no more needed and every month it is shed off. This is called menstruation. तो blood and mucus, vaginal flow of blood and mucus, ठीक है? If no fertilization takes place it is called menstruation. What does it mean? इतना तुमको पूरी बात समझ में आ गई, अब खुद लिख लोगे। What does it mean by contraception? Contraceptive methods क्या होते हैं? That means there are various strains. कई बार पति पत्नी है, हो सकता है इकोनॉमिक स्ट्रेन हो, दोनों को अपना अपना भविष्य देखना हो, आइदर ड्यू टू कुछ स्ट्रेंथ ना हो, बीवी बीमार रहती हो, देयर मे बी द फिजिकल स्ट्रेंस कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। ड्यू टू सर्टेन रीजंस द कपल, मैरिड कपल अवॉइड हैविंग फर्टिलाइजेशन दो मेटिंग इज डन, मेटिंग हो रही हो लेकिन बच्चा ना पैदा हो, ठीक है ना? सो अवॉइड प्रेगनेंसी, सुनो इस चीज को फिर देख लेना, अवॉइड प्रेगनेंसी दो मेटिंग इज डन। सो मेथड यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू गवर्नमेंटल रीजन, देश की नीति ऐसे बनी हो चाइना टाइप के, एक बच्चे ज्यादा पैदा ही नहीं कर सकते, तो देयर मे बी सम ऑफिशियल रीजन, फैमिली रीजन, फिजिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन। अवॉइडिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू सर्टेन रीजन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। इसको गर्भ निरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड देयर आर सम मेथड यूज्ड फॉर इट। वैसे तो इसमें कई मेथड यूज किए जा सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन जिससे कि हमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ना होती है, उसका एक मेथड बताओ, कंडोम। क्या चीज़ है बताइए? कंडोम, फीमेल कंडोम भी आता है जिसको कि डायाफ्राम कहते हैं, और मेल कंडोम भी आता है, उसे मेल कंडोम के नाम से आता है, ठीक है? दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में, फीमेल कंडोम का चित्र नहीं बना हुआ है, सही है? देखो तुमको कंट्रासेप्शन बता दिया है, कंट्रासेप्शन लिखो। कंट्रासेप्शन पे भी एक क्वेश्चन आएगा, कंडोम पे तो जरूर आएगा कि वो हमको क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ए फिजिकल बैरियर एंड स्टॉप्स अस टू गेट डिसीज्ड फ्रॉम फीमेल। गोनोरोइया, सिफिलिस, ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारी हैं, और जरा सी एक में हम लोग क्या करते हैं ना, बचपन से अब तक बहुत सारी बीमारियां होती, छिपाते रहते हैं पेरेंट्स से, और जब शादी होती है उसी बीमारी की वजह से दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। पति कहेगा अरे तुम्हारी वजह से हमको बीमारी हुई, और अगर लड़के में है और लड़के से लड़की को हो जाएगी, पूरा जीवन तबाह, 80% तलाक इसी वजह से हो रहा है। अगर और जिसने कंडोम इस्तेमाल कर लिया तो समझो फिर ये शिकायत दूर। अगर बीवी को बीमारी वो अकेले लेके घूम रही है, पति को बता देगी तो कहो इलाज हो जाए, नहीं तो 4th स्टेज में तो सिफिलिस में भी मृत्यु है, ठीक है, वार्ड्स में भी मृत्यु है, गोनोरोइया में भी मृत्यु है, एड्स में तो है ही। एड्स में तो छींक आ गई तो भी मृत्यु, तो उस छींक आ गई तो ठंडा पानी पी लिया बेचारा मर गया, सही है? नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मेरा कहने का मतलब है कि कंट्रासेप्शन तुम्हें समझ में आ गया? कंट्रासेप्शन हमें किस चीज से बचाता है बताओ? पहली चीज दैट इज कंट्रासेप्शन का मतलब पूरी बात तो तुमने समझ ली ना, अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी बाय यूजिंग द सर्टेन मेथड्स। कौन कौन से मेथड? बैरियर मेथड। कौन सा मेथड बताओ? बैरियर मेथड कौन कौन सा है? फीमेल कंडोम एंड मेल कंडोम, दैट इज कंडोम एंड डायाफ्राम। अच्छा, डायाफ्राम इस तरीके का रिंग लाइक होता है और इसको कमर में पहना जाएगा, वेस्ट, और ये फीमेल वजाइना में इंसर्ट होगा, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल कहता है अपनी फीमेल से तुम अगर बच्चा हुआ तो देख लेना, सारी जिम्मेदारी फीमेल पे आ जाएगी।
आपको मालूम नहीं है कि जो फैमिली में टॉर्चर कैसे होता है। ऐसे ऐसे नहीं है कि बहुत सारी लड़कियों के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है, कहेगा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अब ऐसे में फीमेल या तो मेल का कंडोम है तो मेल पहने तो ठीक है, कंसर्न है भाई, थोड़ा जागरूकता आ गई। लेकिन मेल डोमिनेंस सोसाइटी में कुछ लोग फीमेल को कहते हैं भाई आपको ही करना है, हो गया तो तुम्हारी गलती। सही है। तो पहला मेथड कौन सा है बोलो? डायाफ्राम, यहाँ लिखा है कि नहीं। और दूसरा क्या है? ये हमको किससे बचाता है? STD, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के लिए। इट सेव्स अस, किससे बचाता है बताओ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यहाँ पे लिखो। तो इट सेव्स अस फ्रॉम, अभी और बच्चे नहीं है, तुम लोग ये ना सोचो हम जल्दी करें, लेकिन अभी और बच्चों के साथ हम इसे अच्छे से करेंगे। अभी आपको देखो 16-17 तो हमारे एपिसोड्स ही हैं जो हमने भेजा है, और हर 1.5 घंटे का है। चैप्टर ये 25 घंटे का है, हमने 4 दिन में 6 घंटे में कंप्लीट किया। ऐसे थोड़ी ना बाद में पढ़ाओगे इसको? उसको अभी और बच्चे कहाँ हैं, तो जब आएंगे कई बार के हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। सही है। अभी जितना कल के लिए बता दें। इट सेव्स अस, ये किससे बचाता है बताओ? फ्रॉम सेक्सुअली। सर वो CONTA के बाद क्या लिखा है? इतनी बात तुमको समझे? बोलो। मतलब क्या पढ़ते हैं? दैट इज सर वो नहीं मतलब वो हेडिंग कंट्रासेप्शन, गर्भनिरोध, कंट्रा। अगली चीज देखो, बैरियर मेथड आ गए, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज क्या बताई बोलो? केमिकल मेथड। दूसरा क्या है? केमिकल। इसके लिए क्या होगा? कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं और कुछ वेजाइनल पिल्स आती हैं। वेजाइना में रख दो तो इतनी झाग झाग हो जाएगी वो सारे स्पर्म्स को मार देगी, लेकिन उस झाग की वजह से फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में इतना इरिटेशन होगा कि खुजली ही मस्ती रहती है। लेकिन फिर भी चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो कहता तुम पिल्स रखो। और अगर मान लीजिए उन्होंने मालाडी खाया, हर महीने उन्हें खाना पड़ता है, तो उससे क्या होगा बताओ? सुन लो पर भी क्वेश्चन ही थे। अगर मान लो उसने पिल्स खाई, उसका सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ही बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एग को मार डालेगा। क्या करेगी बोलो? एग ही नहीं पैदा होने देगी, और उसकी वजह से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब, मेंटल इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, हाई बीपी, शरीर में दाने, सब कुछ होते रहते हैं। हमने अपनी मामी का खुद घर में देखा, इतना बुरा हाल था, और उनको रोज कंट्रासेप्टिव पिल्स खाने, बहुत बुरा हाल होता है। कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती जरूर हैं औरतें, लेकिन कोई खुशी से नहीं लेता। सभी औरतें यही चाहती हैं कि यही मेथड कंडोम का इस्तेमाल किया जाए, उनके ऊपर ये बर्डन ना डाला जाए। सही है कि नहीं? तो क्या तुम ये बताओ, केमिकल मेथड्स हमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सिफिलिस, गोनोरोया, वार्ड्स एड्स से बचा सकते हैं? करेक्ट, इन्होंने कहा नहीं। यही चीज नहीं। और किसी एयरफोर्स के बच्चों में होता है, नहीं बोला, होता है। नहीं बोला। देखो अपने तारीफ को भी नहीं स्वीकार करें, कितनी बड़ी बात है। यही महान लोगों की वो चीज होती है, तारीफ। नो सर, इट इज ऑल माय विट। देखो केमिकल मेथड, जैसा कि अंकुर राज ने कहा, दैट इज आइदर ओरल पिल्स जैसे मालाडी, और दूसरी क्या है? वजाइनल पिल। इवन ऐसा हो भी जाता है कई बार कि नहीं लिया पिल तो ठीक है, जब मीटिंग हुई तो 3 दिन तक अगर पिल ले लो तो भी वो जाइगोट भी मर जाए, वो भी लो। दैट इज पिल्स आफ्टर मेटिंग की भी सुविधा दी। तो कौन कौन सी हो सकती बोलो? इट मे बी वजाइनल पिल, और दूसरा क्या बताया? और ओरल पिल। वजाइनल पिल प्रोड्यूस, इट इज फोम्स। ये क्या प्रोड्यूस करती है? झाग उत्पन्न करती है। और ये क्या करेगी? जैसे मालाडी, ये किसी भी हॉस्पिटल में बाहर डिब्बे में भरी रखी रहती है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ एक अलग से डिब्बा, उसमें कंडोम भरे हैं, उसमें डायफ्राम भरा हुआ। ये फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। छोटे छोटे बच्चे तो उसको लेके फुला फुला खेलते हैं। अब तीसरा ले जाते, फ्री में मिल रहा, और उसको कलर करेंगे, खिला खेलते हैं। तो देखते रहते हैं कितना। ऐसे हमारे देश में जनसंख्या कम हो सकती है, ये लोग खेल रहे हैं। अगला देखिए, इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, दैट इज IUCD। तीसरा कौन सा मेथड है बोलो? कॉपर टी। इंट्रा यूटेरिन, यूटेरिन में डाल के देखो, यूट्रस में डाल, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये कौन सा है? इट इज कॉपर टी।
विच इज इंसर्टेड इन फीमेल बॉडी, ऐसे इसमें डाल दिया गया, ये प्रॉपर्टी है ये ऐसे प्रॉपर्टी, और ये जब इसमें डालेंगे और फिर खींच लेंगे तो यहाँ और यहाँ, जब खींच लेंगे तो यहाँ तक रहेगी, और फिर यहाँ से क्या करेगी बोलो, ऐसे डाल के खींच लिया तो ऐसे रहेगी कि नहीं। अब ये स्पर्म को आने नहीं देगी, लेकिन तुमको क्या मालूम है कॉपर में कितना रस्ट लगता है, अगर बॉडी में एसिडिक कंडीशन हुई इतना इरिटेशन होगा। और कई बार तो हमने बहुत सारे एयरफोर्स हॉस्पिटल में IUCD लगी औरतों को, ये इतना ब्लीडिंग कर देगा ना, घाव कर देता है, पूरा उनका कपड़ा लाल, रात रात में आते देखा, जानलेवा भी हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी है। पहली बात इसमें रस्ट लग जाएगा, ये लगाई जरूर जाती है। 5-5 साल तक गवर्नमेंट ने क्लेम किया था, 5 साल तक तुमको ये कंट्रासेप्शन देगी, लेकिन इतनी घटिया की क्वालिटी की IUCD आने लगी कि औरतों का इरिटेशन हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ, कई बार डैमेज कर देती है, ऐसा भी कर देती है, और कई बार ये सारी समस्याएं होती, सही है कि नहीं। तो इट इज कॉपर्टी, ये क्या चीज़ है बोलिए, प्रॉपर्टी। क्या चीज़ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो, इट इज कॉपर्टी, पूरी बात तुमको समझ में आ गई। और चौथा क्या है, दैट इज, इसको कहते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, कि अगर मेटिंग करें लेकिन स्पर्म बाहर निकालें, फीमेल बॉडी में ना करें, इनसाइड इंसेमिनेशन करें, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है। कई बार एक भी स्पर्म चला गया तो हो ही जाएगा। यही 3 मुख्य मेथड है। और चौथा चीज क्या है कि भाई अगर चंद्रमा के हिसाब से स्त्री का मासिक धर्म हो रहा है तो पता कर लो सेफ पीरियड कहाँ है। तो यहाँ तो वेजाइनल फ्लो में तो नहीं कर पाओगे मीटिंग, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ये सेफ पीरियड कैलेंडर में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। कैलेंडर लेकिन सही होना चाहिए। आजकल तो नींद ठीक न लेने की वजह से स्त्रियों का मासिक धर्म ही बिगड़ा हुआ है, कभी 28 दिन में, कभी 30 दिन में, कभी 26 दिन में। तो ऐसी स्थिति में रिस्क आ सकता है। फिर अगर प्रॉपर्ली प्रिसाइजली किया जाए तो बोलो बात समझ आ गई। इतना ही पढ़ो और बाकी अपनी तरफ से उससे पढ़ो। अभी कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, SST पढ़ेंगे क्या, जो पढ़ाना है SST पढ़ेंगे। क्या SST में